जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, मैं दिव्यांश नामदेव पीडब्ल्यू ओनली आईएएस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और दोस्तों, 17 मार्च की मॉर्निंग में हमें जो खबर सुनने को आ रही है उससे पूरी दुनिया हो सकता है कि आने वाले समय में भयानक तरीके से परेशान हो जाए, क्योंकि अपने आप में एक बहुत ही चैलेंजिंग एटमॉस्फेयर क्रिएट होने वाला आने वाले टाइम में। अब ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि सुबह सुबह अमेरिका के जो प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका गवर्नमेंट ने एक मैसिव एयर स्ट्राइक लॉन्च की है, वो भी हाउदीज रेबेल ग्रुप के ऊपर। और उस एयर स्ट्राइक में लगभग 53 लोगों की जान भी जा चुकी है। अब आप ऐसे समझिएगा, अमेरिका की तरफ से यह स्टेटमेंट दिया जा रहा है कि इन 53 लोगों में अमेरिका ने जिसको टारगेट किया है उसमें मोस्टली अमेरिका की तरफ से यह स्टेटमेंट दिया कि उसमें मोस्टली हाउदीज के रेबेल मिलिटेंट्स थे। लेकिन जो खबर हाउदी कैप्चर्ड एरिया मतलब सना से आ रही है, जो राजधानी है यमन की, वहां से यह सुनने को आ रहा है कि उस एयर स्ट्राइक में मरने वाले कुछ औरतें भी हैं और कुछ बच्चे भी शामिल है। और जब यह खबर सुनने को आई तो दोनों ही देशों ने कसम खा ली कि ईंट का जवाब अब ईंट से दिया जाएगा और पत्थर का पत्थर और ईंटे का ईंटे से। तो अब आप समझिएगा, अनादर एक और वॉर लाइक सिचुएशन और एरिया क्रिएट होने वाला है, वो भी उस रीजन में जो अपने आप में दुनिया के लिए सबसे ज्यादा कंसर्निंग माना जाता है और दुनिया के लिए सबसे ज्यादा स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट माना जाता है। इसके साथ ही दुनिया के लिए सबसे ज्यादा इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट माना जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि आपके लिए भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यह कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इतनी बड़ी मैसिव एयर स्ट्राइक बहुत लंबे समय के बाद हो रही है। और इस एयर स्ट्राइक के बाद अमेरिका ने पूरे तरीके से अगर किसी को अकाउंटेबल बताया है तो वो है सिर्फ और सिर्फ ईरान। अब आप समझिएगा, ईरान और अमेरिका के बीच में तो बहुत लंबे समय से तनातनी चली ही आ रही थी, लेकिन यहां पर अब तक का यह सबसे बड़ा कदम उठाया गया है अमेरिका की तरफ से। और अमेरिका भी बहुत लंबे समय से इन रेबेल ग्रुप से परेशान था, क्योंकि इन रेबेल ग्रुप्स ने भी बहुत लंबे समय से अमेरिका की नाक पे दम करके रखा था, क्योंकि अमेरिका का यह कहना था कि यही रेबेल ग्रुप तय करते थे कि किस रीजन में कौन सी शिप जाएगी और कौन सी शिप इस रीजन से नहीं जाएगी। तो एक प्रकार से अमेरिका का तर्क यह दिया जाता आ रहा था कि इस पूरे रीजन को, मतलब अभी अपन बात करेंगे कि यहां पर अगर कोई एक संगठन जो एक प्रकार से रेडिकल ऑर्गेनाइजेशन माना जाता है वो कंट्रोल कर रहा था, तो ये हमारे तो छोड़िए, सबके लिए एक चिंताजनक बात थी, क्योंकि ये जो रेबेल ग्रुप था ये हमेशा से अमेरिका और अमेरिका के एलाय उसको टारगेट करते आ रहा था, जिसका फुल सपोर्ट था ईरान का। अब ईरान की बात की जाए तो ईरान के अभी वर्तमान में इस पूरे रीजन में दो एलाइज है, एक तो हमास जिससे आप सब वाकिफ रखते हैं, और दूसरा है आपका हाउदी रेबेल ग्रुप। और ये दोनों ही नाक पे दम करके रखे थे इजराइल के ऊपर, और लगातार जिस तरीके से कॉन्फ्लिक्ट बढ़ते आ रहा था, लेकिन बहुत समय से इस कॉन्फ्लिक्ट में भी, जब से इजराइल और हमास के बीच में सीज फायर हुआ था, कोई कॉन्फ्लिक्ट हमें देखने को नहीं मिला। लेकिन फिर होता यह है कि जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट बनते हैं, तो आपको पता होगा कि डोनाल्ड ट्रंप की प्रेसिडेंटशिप संभालते के साथ ही डोनाल्ड ट्रंप कई सारी फंडिंग पर रोक लगा देते हैं। और कारण भी यही होता है कि इजराइल जो ह्यूमैनिटेरियन एड प्रोवाइड करा रहा था गाजा में, वो उसे भी रोक देता है। और फिर हमास भी ये डिक्लेयर कर देता है कि जिस तरीके से हमने सीज फायर बनाए रखा था, हम उसे तोड़ेंगे और एक अच्छा खासा अटैक हम करेंगे इजराइल के ऊपर, क्योंकि उसने जो ह्यूमैनिटेरियन एड उसे देनी चाहिए थी वो उसने रोक दी है। लेकिन उसके पहले ही अमेरिका यहां पर हाउदी रेबेल ग्रुप के ऊपर स्ट्राइक कर देता है। और हाउदी रेबेल ग्रुप और हमास दोनों की बात की जाए तो इन दोनों के जो एलाय है, जो इनको सपोर्ट करता है, वो है आपका ईरान। तो आप समझिएगा अपन किस एरिया की बात करें, किस पर्टिकुलर रीजन की बात कर रहे हैं। तो यहां पर है आपका यमन देश, और यहां पर है आपका अरेबियन सी, और यहां पर है आपका रेड सी। और यमन की जो कैपिटल है सना, उसको मैं यहां बना देता हूं। और यहां पर एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पोर्ट है जिसका नाम है होदीदाह पोर्ट। अब आप समझिएगा, ये होदीदाह पोर्ट नियरेस्ट है किसके, बाबल मंडब स्ट्रेट के। और ये जो बाबल मंडब स्ट्रेट है, ये एक ऐसी जल संधि, एक ऐसा स्ट्रेट है जो रेड सी को अरेबियन सी से कनेक्ट करता है, और बहुत ही ज्यादा नैरो पैसेज माना जाता है। और ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पूरे एशिया के ट्रैफिक को बाबल मंडप से होते हुए यूरोप ले जाता है, और पूरे यूरोप के ट्रैफिक को बबल मंडप से होते हुए एशिया ले जाता है। और आपको तो पता ही होगा, बबल मंडप इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये पूरी दुनिया का सबसे बिजिएस्ट एक प्रकार से रूट माना जाता है। और इसके अलावा अगर कोई बिजिएस्ट रूट है तो आप समझ सकते हैं कि इकोनॉमिकली वो पूरी दुनिया के लिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब आप एक चीज और याद रखिएगा, बबल मंडप के अलावा भी यहां पर आपको पता होगा कि एक ऐसी कैनाल है जो मेडिटेरेनियन सी को रेड सी से जोड़ती है, और उसका नाम है स्वेज कैनाल। और स्वेज कैनाल इज द बिजिएस्ट कैनाल इन द वर्ल्ड एंड इज ऑल्सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक कैनाल इन द वर्ल्ड।
तो आप समझ सकते हैं कि ये पूरा रीजन ही कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब उल्टा सोचिए कि अगर इस रीजन में एक ऐसा मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन, वो भी रेडिकल आइडियोलॉजी वाला, बैठ जाए जो ये तय करे कि किस जहाज को जाना है और किस जहाज को नहीं जाना है, तो ये तो अपने आप में बहुत ज्यादा चिंता की बात हो जाएगी। क्योंकि अभी जो सिनेरियो चल रहा है, पूरी दुनिया लगभग लगभग दो गुटों में बट चुकी है। एक वो गुट है जो या जिसको अमेरिका सपोर्ट करता है या जिसको अमेरिका का सपोर्ट है, और एक वो गुट है जिसे रशिया सपोर्ट करता है या जिसको रशिया का सपोर्ट है। लेकिन फिर भी यहां भारत का अपन इसलिए नाम नहीं लेंगे क्योंकि भारत अपने आप में एक अलग पक्ष है, और भारत जिसके साथ खड़ा हो जाए, मतलब मान के चलिए वो पूरी जंग जीतने वाला है। लेकिन यहां पर भारत का कोई सिनेरियो नहीं है। लेकिन फिर भी भारत के लिए एक बहुत ज्यादा कंसर्निंग सिचुएशन है, क्योंकि जब जब इस पूरे रीजन में, जैसे आप और हम मिडिल ईस्ट के नाम से जानते हैं, क्राइसिस आया है, पूरी दुनिया में एक अच्छा खासा इकोनॉमिक डिस्ट्रेस देखने को मिला है, एक अच्छी खासी जो बोल सकते हैं ना अपन, आर्थिक अस्थिरता पूरी दुनिया को देखने मिली है, और जिसके कारण लोग, जितने भी देश है और जितने भी लोग हैं, वो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से, डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में इस पूरे रीजन के कारण प्रभावित हुए हैं। तो आप समझिएगा, अपन बात करें इस पर्टिकुलर पूरे रीजन की, है ना। अब अपन समझते हैं कि आखिरकार ये हौदी रेबल ग्रुप्स कौन है और क्या है, जिन्होंने यमन के एक बहुत बड़े एरिया को कैप्चर करके रखा है, वो भी अभी से नहीं, बहुत लंबे समय से। अगर हौदी रेबल ग्रुप की बात की जाए तो हौदी रेबल ग्रुप 1990 से लगातार एक्टिव है। और अगर हौदी रेबल ग्रुप की बात की जाए तो यहां आप पिंक पोर्शन में देख सकते हैं, ये यमन के एक बहुत बड़े एरिया को ऑलरेडी कैप्चर करके रखे हैं, जिसमें ऑलरेडी यमन की जो कैपिटल है सना, वो भी आती है। और अमेरिका ने जो एयर स्ट्राइक करी है वो सना में ही की है, जिसमें उसने ये कहा है कि हमने सिर्फ और सिर्फ मिलिटेंट्स को ही टारगेट किया है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे हौदीज के लिए। और सना से देखिए यहां पर लगा हुआ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्ट है, जिसके ऊपर भी हौदीज ने बहुत लंबे समय से कैप्चर करके रखा, उसका नाम है होदीदाह पोर्ट। अब आप देखिएगा, होदीदाह पोर्ट की अगर बेसिकली लोकेशन की बात की जाए तो वो, या फिर जो होदीदा पोर्ट है, इट इज वेरी नियरेस्ट टू बाब अल मंडब स्ट्रेट, जो कनेक्टिविटी देता है आपकी रेड सी को और अरेबियन सी को। तो आप समझ सकते हैं कि ये पोर्ट अगर सबसे नैरोएस्ट पैसेज के पास बैठा हुआ है तो अपने आप में ये कितनी ज्यादा कंसर्निंग सिचुएशन है, क्योंकि होदीदाह पोर्ट के माध्यम से ही हौदी रेबल ग्रुप ने लंबे समय तक अमेरिका के ऊपर सबसे ज्यादा बार, मतलब ऑलमोस्ट 147 टाइम स्ट्राइक की है। अब आप समझिएगा कि जो स्टेटमेंट्स आ रहे हैं दोनों देशों की तरफ से, उससे पहले तो अपन बारी बारी देखते हैं कि यहां पर जो सबसे पहले स्टेटमेंट दिया गया था इस एयर स्ट्राइक के पहले, है ना, इस एयर स्ट्राइक के पहले मतलब 16 मार्च को, वो दिया गया था यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, जिनका नाम है मार्को रूबियो। उन्होंने साफ साफ बोला था, वी आर नॉट गोइंग टू हैव दीज पीपल कंट्रोलिंग विच शिप्स कैन गो थ्रू एंड विच वंस कैन नॉट, एंड सो योर क्वेश्चन इज how long will this go on, and it will go until they have no longer the capability to do that। मतलब मार्को रूबियो ने साफ साफ बोला है कि हम हौदीज के ऊपर उस वक्त तक लगातार अटैक करेंगे जब तक वो इनकेपेबल ना हो जाए और पूरे रीजन में स्टेबिलिटी ना आ जाए, क्योंकि वो ये नहीं तय कर सकते कि कौन सा जहाज, कौन सा शिप यहां से जाएगा और कौन सा शिप नहीं जाएगा, क्योंकि जिस रूट की अपन बात कर रहे हैं वो एक बहुत ही मैसिव और इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट माना जाता है, जिसका सिग्निफिकेंस पूरी दुनिया के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा देखिएगा, इसके अलावा मार्को रूबियो के पहले डोनाल्ड ट्रंप ने क्या बोला था, तो डोनाल्ड ट्रंप ने 15 मार्च को यह बोला था और उनने कसम खाई थी कि हम इस रेबल ग्रुप के अगेंस्ट में ओवरवेलमिंग लीथल फोर्स का यूज करेंगे until the Houthis cease their attacks and warn that Tehran would be held fully accountable for their action। मतलब उनने साफ दो टूक बोल दिया है कि जो अभी सिनेरियो चल रहा है उसके पीछे अगर कोई एक देश रिस्पॉन्सिबल है तो उसका नाम है ईरान, और यहां पर ईरान की कैपिटल मतलब तेहरान की बात हो रही है। और देखा जाए तो ईरान के वैसे भी ईरान के उस रीजन में दो एलाय है, एक है आपका हौदी और एक है आपका हमास। और हमास रेबल ग्रुप से तो आप सब वाकिफ है, जो बहुत लंबे समय से इजराइल के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है फिलिस्तीन को लेकर, और हुआ भी कुछ ऐसे ही है कुछ टाइम पहले ही। देखिएगा यहां पर क्या दिया है, द हाउदीज हैव रिपीटेडली टारगेटेड शिपिंग इन द रेड सी, सिंकिंग 2 वेसल्स in what they call acts of solidarity with the Palestinian in Gaza, where Israel has been at war with Hamas।
another Iranian ally. The attacks stopped when a Israel-Hamas ceasefire took hold in January, a day before Mr. Trump took office. But last week the Houthis said, last week मतलब पिछले ही हफ्ते, मतलब मतलब आपकी बात कर सकते हैं कि मार्च के दूसरे हफ्ते की अपन बात कर रहे हैं, इस अटैक के एक हफ्ते पहले की बात कर रहे हैं. But the last week the Houthis said they would renew attacks against Israeli vessels after Israeli cut off the flow of ह्यूमैनिटेरियन एड टू गाजा दिस मंथ. तो ये जो पूरा स्टेटमेंट है, इसी में पूरे इस कहानी का सार छुपा हुआ है. हुआ ये था कि जब डोनाल्ड ट्रंप ने प्रेसिडेंटशिप नहीं संभाली थी तो एक बहुत अच्छी खासी फंडिंग सिर्फ इजराइल को नहीं पूरी दुनिया में बांटी जा रही थी यूएस एड की तरफ से. और जब डोनाल्ड ट्रंप अपना प्रेसिडेंटशिप संभालते हैं तो सबसे पहले वो अननेसेसरी फंडिंग को जो यूएस एड की तरफ से दी जा रही थी उसे बंद करते हैं. अब आप खुद सोचिए, अगर किसी देश के पास पैसा ही नहीं रहेगा तो वो कैसे ह्यूमैनिटेरियन एड प्रोवाइड कराएगा. मतलब यहां पर जिस एक देश ने, बोल सकते हैं ना कि आग में अगर घी डालने का काम किया है तो वो फिर से अमेरिका ही है. इजराइल ने जैसे ही लास्ट वीक ह्यूमैनिटेरियन एड देना बंद किया और डोनाल्ड ट्रंप के आते ही यह स्टेटमेंट दिया गया कि अब फंडिंग तो छोड़िए, हम कुछ करने ही नहीं वाले हैं किसी भी देश के साथ, है ना. तो होता यह है कि हमास और इजराइल के बीच में जो सीज फायर की एक कंडीशन बनाई गई थी, जो एग्रीमेंट हुआ था, वो टूट चुका है. और हमास यहां पर खुले तौर पर बोल चुका है कि क्योंकि इजराइल के द्वारा ह्यूमैनिटेरियन एड नहीं दी जा रही है तो हम उसके ऊपर भी यहां पर मैसिव अटैक लॉन्च करेंगे. लेकिन उसके पहले ही होता यह है कि ईरान का जो दूसरा एलाय रहता है रेबेल ग्रुप्स का, जिसका नाम था हौदी, उसके ऊपर ऑलरेडी अमेरिका एक मैसिव एयर स्ट्राइक लॉन्च कर देता है. तो यहां पर अब ईरान एक प्रकार से देखा जाए तो दो सिनेरियो में बंटने वाला है. एक तरफ वो रेड सी और अरेबियन सी में हौदीज के द्वारा अमेरिका के अगेंस्ट से लड़ेगा, और दूसरा वो ऑलरेडी हमास का जो उसका ऑर्गेनाइजेशन है, मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन, वो इजराइल की तरफ कैप्चर करके रखेगा और इजराइल के साथ लगातार वो संघर्ष करेगा. अब होता यह है, देखिएगा यहां पर ईरान की तरफ से क्या स्टेटमेंट दिया गया है. तो ईरान की जो आर्मी है, जिसका नाम है ईरान से इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉप्स, IRGC, जिसके चीफ का नाम है ईरानियन चीफ हुसैन सलामी, denounced Trump's threats in a televised speech on Sunday, adding that Iran will not wage war, but if anyone threatens, it will give appropriate, decisive and conclusive response. तो यहां पर ईरान के जो मिलिट्री चीफ है, जिनका नाम है हुसैन सलामी, उन्होंने भी दो टूक बोल दिया है कि वैसे तो ईरान किसी भी प्रकार का युद्ध नहीं चाहता है, लेकिन अमेरिका अगर यह चाहता है और अमेरिका थ्रेटन कर रहा है तो फिर ईरान के पास भी इतनी कैपेबिलिटी है कि वो एक डिसिसिव बैटल लड़ सकता है. लेकिन अब आप खुद सोचिए, यहां पर अमेरिका ने तो एक रेडिकल मिलिटेंट ग्रुप को टारगेट किया था. अब रेडिकल मिलिटेंट ग्रुप को जब अमेरिका ने टारगेट किया था तो उसने अकाउंटेबल तो ईरान को ही बताया था ना. तो यहां पर ईरान ने भी एक खासा स्टेटमेंट जारी कर दिया है. अब आप समझिएगा कि उनका जो मतलब जो ईरान का एक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या बोल रहा है. ईरान इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ऑन संडे थ्रेटन्ड अ डिसिसिव रिस्पॉन्स to any attack after US President Trump ordered a wave of air strike against Yemen's Houthi rebels and warned Tehran to stop backing the group. तो यहां पर अमेरिका ने साफ साफ बोला है कि जो तुम मिलिटेंट रेडिकल ग्रुप को बैक कर रहे हो उससे पीछे हट जाओ, क्योंकि हम तो इसे मिट्टी में मिला के ही रहेंगे. और हुआ भी कुछ ऐसी. उस एयर स्ट्राइक के बाद जैसे ही वो एयर स्ट्राइक अमेरिका के द्वारा की गई तो अपने आप में ये जो सिचुएशन क्रिएट हो रही है, इसमें दोनों ही देश पीछे नहीं हट रहे हैं, क्योंकि सबको ये पता है कि ईरान का हमास के साथ साथ हाउदीज को बहुत फुल सपोर्ट है और दोनों ही सिमिलर आइडियोलॉजी के साथ काम करते हुए उस पूरे रीजन को कैप्चर कर रहे हैं. और आप खुद सोचिए, अगर उस पूरे रीजन में यह कहा जा रहा है कि कौन से शिप्स आएंगे और कौन से शिप्स नहीं आएंगे, तो अपने आप में यह कंसर्निंग सिचुएशन हो जाती है दूसरे देशों के लिए या उन देशों के लिए जिनके एलाय या जिनको अमेरिका खुले तौर पर सपोर्ट करता है. तो आप समझिएगा, हुआ भी कुछ ऐसे ही है. क्योंकि आपको जैसे कि मैंने बताया था कि हाउदीज ने ऐसा नहीं है कि पहली बार या कभी अमेरिका के ऊपर या अमेरिका के शिप्स के ऊपर हमला नहीं किया हो. हाउदीज रेबल ग्रुप ने भी लगभग 147 टाइप आप इमेजिन करिए अमेरिका के शिपमेंट्स के ऊपर वो हमला कर चुका है. और हुआ भी कुछ ऐसी अभी हाल फिलहाल में जो हाउदी रेबल ग्रुप है उसने USS हैरी एस ट्रूमन, जो आपका कैरियर स्ट्राइक है इतना बड़ा, ये देखिए ये आपका है USS हैरी एस ट्रूमन एयरक्राफ्ट कैरियर, इसके ऊपर हाउदी रेबल ग्रुप ने हमला किया था. और इस हमले में देखिएगा यहां क्या लिखा है. अकॉर्डिंग टू अ US ऑफिशियल, Houthis did fire drones at least one missile in response to the US attack. The official who spoke on condition of anonymity to provide updated information on operations said that
beginning at about midnight local time in Yemen, the Houthis fired 11 drones, लगभग 11 drones and at least one missile over about 12 hours. 10 of the drones were intercepted by US Air Force fighter jets and one was intercepted by the Navy FA-18 fighter jet. The missile fell into the water from the ship and nothing came close to hitting the either carrier और द वॉरशिप इन इट्स स्ट्राइक ग्रुप। तो यहां पर देखिएगा, यहां पर ऑलरेडी हाउदीज रेबल ग्रुप अमेरिका की एयरक्राफ्ट कैरियर पर हमला कर चुका था। उसके बावजूद भी जिस तरीके से दोनों देश हाल फिलहाल में एंगेज होने वाले हैं, ये आप समझ सकते हैं कि एक नया वॉरलाइक सिचुएशन क्रिएट होने वाली है, वो भी उस रीजन में जिससे हमेशा से जब भी कभी ऐसी सिचुएशन हुई है पूरी दुनिया परेशान रही है, और वो पर्टिकुलर रीजन का नाम है मिडिल ईस्ट। तो यहां पर मिडिल ईस्ट में फिर से एक बहुत बड़ी इनस्टेबिलिटी आपको आने वाले समय में देखने मिल चुकी है, क्योंकि अमेरिका की एयर स्ट्राइक के बाद हाउदी ने भी एयर स्ट्राइक करी है। और जब दोनों ही, आप अमेरिका देश की बात करें और हाउदी रेबेल ग्रुप की बात करें जिसे बैक कर रहा है ईरान, तो दोनों ही अगर कसम खा चुके हैं तो ये कंडीशन अब शांत तो होने वाली है नहीं, बल्कि उल्टा ये बहुत ज्यादा एस्केलेट होने वाली है आने वाले टाइम में। अब आप समझेगा यहां पर और क्या चीज आ रही है, यहां पर यूएन का क्या स्टैंड आ रहा है उसे भी बहुत अच्छे तरीके से समझना जरूरी है, क्योंकि यूनाइटेड नेशन की स्थापना ही इसलिए की गई थी, मतलब अगर उसके फाउंडेशन की बात की जाए तो यूनाइटेड नेशन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम या सेकेंड वर्ल्ड वॉर के जस्ट बाद इसलिए स्टैब्लिश किया गया था ताकि फिर से थर्ड वर्ल्ड वॉर लाइक सिचुएशन क्रिएट ना हो जाए और सबको एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिल जाए जिसके कारण कोई भी अगर ऐसी कंडीशन बन रही है तो उसके ऊपर एक समाधान सॉल्यूशन निकाला जा सके। लेकिन यहां पर जो यूएन स्टेटमेंट दे रहा है यूनाइटेड नेशन के जो सेक्रेटरी जनरल है जिनका नाम है एंटोनियो गुतरेस, उनने भी साफ बोल दिया है कि अटमोस्ट रीस्ट्रेंट एंड सेसेशन ऑफ ऑल मिलिट्री एक्टिविटीज होनी चाहिए while warning of the grave risk to dire humanitarian situation in Yemen, the Arab world's poorest nation। अब अगर देखा जाए तो यहां पर उन्होंने यमन को ही बोला है कि अगर आप इसे रोक दे तो अच्छा है, क्योंकि यमन की बात की जाए तो ये अरब रीजन का सबसे ज्यादा गरीब देश माना जाता है। तो यहां पर यूनाइटेड नेशन के जो सेक्रेटरी जनरल है एंटोनियो गुतरेस, उन्होंने एक प्रकार से कंसर्न जारी किया है। और वहीं जो यूएस सेक्रेटरी है, यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जिनका नाम है मार्को रूबियो, उन्होंने इसके बिहाफ में बोला है कि डेट ओवर द पास्ट 18 months द हाउदीज हैड अटैक्ड द यूएस नेवी डायरेक्टली, सोचिए डायरेक्टली 174 टाइम्स। मतलब अमेरिका को अगर किसी ने सीधे तौर पर 147 से लेकर 174 डायरेक्ट टाइम अटैक किया है, तो सोचिए कितनी बड़ी एक चुनौती है सबके लिए भी, क्योंकि अमेरिका को नाक में दम करना वो भी इस लेवल तक अपने आप में ये कंसर्निंग बात होती है। और यहां पर हाउदीज लगातार करते आ रहा है एंड टारगेट कमर्शियल शिपिंग 140 टाइम्स यूजिंग गाइडेड प्रिसीशन एंटी शिप वेपनरी। तो आप समझ सकते हैं कि जब इतने लंबे समय से कोई एक मिलिटेंट ग्रुप किसी एक देश को परेशान करेगा, और क्योंकि जिस वक्त तक हाउदी रेबेल ग्रुप अमेरिका को परेशान कर रहा था उस वक्त अमेरिका के जो प्रेसिडेंट थे वो जो बाइडेन थे, तो उनकी तरफ से कोई एक ऐसा कदम नहीं उठाया गया। लेकिन जब ट्रंप आते हैं और ट्रंप प्रेसिडेंट बनते हैं अमेरिका के, तब वो खासा एक बोलते ना कि एक तरीके से वो खुद को ही उस तरीके से सेट करके आते हैं कि मैं किसी तरीके से भी किसी भी चीज को टॉलरेट नहीं करूंगा, क्योंकि अगर कोई मेरे देश को नुकसान पहुंचा रहा है और मुझे आंख दिखा रहा है तो मेरा यह कर्तव्य बनता है कि मैं उसे उसी लेवल का और उसी तरीके का मुंह तोड़ जवाब दूं। और हुआ भी कुछ ऐसे ही है। यहां पर अमेरिका ने इसीलिए एयर स्ट्राइक करी रेबेल ग्रुप हाउथीज के ऊपर और उनको साफ साफ यह बोल दिया कि अगर आपको हम उस वक्त तक मारते रहेंगे जब तक आप उस रीजन में इनकेपेबल ना हो जाओ, मतलब आपके पास जो क्षमता थी जब तक वो खत्म नहीं हो जाती तब तक हम आपके ऊपर अटैक करते रहेंगे। और ईरान को उन्होंने साफ साफ चुनौती दे दी कि आप इस रेबेल ग्रुप को सपोर्ट करना बंद कर दे, क्योंकि अगर आप करते हो तो आपके ऊपर भी वही एक्शन लिया जाएगा जो हमने इनके ऊपर करा है। तो अब आपको सोचना है कि जिस तरीके से ये पूरा सिनेरियो चेंज हो रहा है उसमें आपका क्या विचार है, क्योंकि जब जब मिडिल ईस्ट में किसी भी तरह का डिस्ट्रेस देखने को मिला है और अब तो यहां पर एक मैसिव कंडीशन क्रिएट होते जा रही है जो पूरी दुनिया के लिए कंसर्निंग है, उसमें भारत की क्या स्ट्रेटेजी होने वाली है, कमेंट करके जरूर बताएं। जय हिंद एंड वंदे मातरम।